गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ गौरव कुमार पाठक। और जो हमारा आज का वीडियो है उसमें हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैं ब्लड के बारे में बताया था कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो हम लोग देखे थे ब्लड जो होता है वो लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट से बना होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जो 55% पार्ट को कवर करके रखता है। और जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स में हम लोग देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। देखिए, अगर हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के शेप की बात करते हैं तो मैमल्स में, यानी जो हमारा मैमेलियन आरबीसी होता है वो बाइकॉनकेव होता है, सर्कुलर होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। बाइकॉनकेव शेप की बात करते हैं तो देखिए, एक फुला हुआ बलून लीजिए, उसको दोनों साइड से प्रेस कीजिए, जो आपको शेप मिलेगा वो होता है बाइकॉनकेव शेप। सर्कुलर आप लोगों को पता ही होगा, और नॉन न्यूक्लिएटेड। देखिए, जब हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होते रहता है तो जो स्टार्टिंग आरबीसी होते हैं, यानी जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोसेस, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, नॉट प्रोसेस, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है आरबीसी। मीन्स मैच्योर आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो रहा है और ये जो बाइकॉनकेव शेप है ये किस लिए है, इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट है। देखिए, अगर हमारा जो बाइकॉनकेव शेप होता है आरबीसी का और जो न्यूक्लियस नहीं होता है, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है आरबीसी का। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मोर अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। आगे हम लोग देखेंगे एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। देखिए, हम लोग मैमल आरबीसी की बात किए तो उसका जो शेप था बाइकॉनकेव था, सर्कुलर था और नॉन न्यूक्लिएटेड था। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं मैमल्स में। कौन कौन? कैमल एंड लामा। कैमल और लामा जो हैं दोनों क्या है, मैमल्स हैं, लेकिन उनका जो आरबीसी होता है वो बाई कॉन्वेक्स एंड ओवल शेप्ड। ये VVI है, इसको AIPMT में पूछा जाता है नीट में। चलिए, हम लोग आरबीसी के कलर की बात करते हैं। अगर हम लोग सिंगल आरबीसी को लेंगे तो वो कैसा होता है, पेल येलो कलर, जस्ट लाइक अ प्लाज्मा, नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा। यानी जो हम लोग प्लाज्मा के कलर की बात किए थे वो पेल येलो था। जो हमारा सिंगल आरबीसी होता है वो भी पेल येलो होता है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ आरबीसी लेते हैं, यानी बहुत सारे आरबीसी का जब समूह हमारे पास होता है, वो जो होता है रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। चलिए, हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं कि जो हमारा आरबीसी है वो क्या चीज से बना होता है। आरबीसी जो होता है उसमें जो 60% पार्ट होते हैं वो वाटर होते हैं, और रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी 40% जो पार्ट है वो है हमारा सॉलिड पार्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग आरबीसी के सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं कि जो आरबीसी है उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से एब्सेंट होंगे। तो जो मेन सेल ऑर्गेनेल है, जो मेजर सेल ऑर्गेनेल है, वो आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। ये तीनों सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। देखिए, जो हमारा रिस्पिरेशन होता है सेल में वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है तो उसमें जो रिस्पिरेशन होते हैं वो एरोबिक होते हैं। मींस एरोबिक रिस्पिरेशन किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इसमें जो रिस्पिरेशन होंगे वो होंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखिए, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हाईली परमिएबल होता है बाइकार्बोनेट आयंस के लिए और क्लोराइड आयन के लिए, और इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डोनन फेनोमेनन। और जो इसका इस नेचर है, जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर, इसीलिए हम लोग डोनेंस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखिए,
अभी हम लोग बात किए जो हमारा आरबीसी होता है वो रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है जी? एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। अगर हम लोग एक आरबीसी की बात करते हैं कि एक आरबीसी में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, तो एक सिंगल आरबीसी में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पूछा नहीं जाता है, बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो हमारा एक आरबीसी होता है उसमें 26.5 करोड़ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स। तो सोचो हमारे बॉडी में कितने आरबीसी हैं, सारे आरबीसी में 26.5 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में प्रेजेंट हैं। देखिए नेक्स्ट है कि जो हेमोग्लोबिन है ये दो पार्ट से बना होता है, एक हिम एंड नेक्स्ट ग्लोबिन। हिम जो होता है वो 5% पार्ट जो क्या है लिपिड पार्ट है, और जो ग्लोबिन है वो 95% पार्ट जो प्रोटीन पार्ट से बना हुआ होता है। हमारा जो यहाँ पे जैसे बताएं कि हिम जो है 5% यानी लिपिड पार्ट से बना होता है। अब ये जो लिपिड पार्ट है इसमें दो चीज प्रेजेंट होते हैं, आयरन प्रेजेंट होते हैं और प्रोफायरिन। तो जो आयरन होता है, देखो हमारे बॉडी में आयरन प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट सेल में डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम लोग आरबीसी की बात करते हैं तो उसमें Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्या, आयरन। और मसल सेल की बात करते हैं तो Fe+3 के फॉर्म में। चलिए हमारा प्रोफाइलिन की बात करते हैं कि प्रोफाइलिन क्या है। प्रोफाइलिन जो है जी वो दो कंपाउंड से यानी दो स्ट्रक्चर से बना होता है। कौन कौन? एक एसिटिक एसिड और दूसरा एक एमाइनो एसिड है जिसको ग्लाइसिन बोलते हैं। यानी प्रोफाइलिन जो है वो एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन से बना हुआ है। नेक्स्ट है कि जो हमारा एक मॉलिक्यूल्स होता है हेमोग्लोबिन का वो कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स होगा वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से अटैच होगा और उसको कैरी करेगा। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में 1.3 ml यानी मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारा 100 ग्राम ब्लड होते हैं उसमें 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 ml जो ब्लड होता है वो हमारा कितना हेमोग्लोबिन 100 ml ऑफ जो ब्लड होता है वो कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है 20.1 ml। तो हम लोग अप्रॉक्स में लिख देते हैं 20 ml। यानी जो हमारा 100 ml ब्लड है वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्यों कैरी करता है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या क्यों कैरी करता है बताओ जी, ऑक्सीजन बताइए आप क्यों कैरी करता है। चलो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स को जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है जी? क्योंकि यहाँ रिस्पायरेशन होगा हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, आप लोग को इतना पता होगा। चलिए हम लोग आरबीसी में हेमोग्लोबिन का पार्ट देख रहे थे। हेमोग्लोबिन जो था वो दो पार्ट से बना हुआ था, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम देखें हम लोग वो क्या का बना था, आयरन और प्रोफाइलिन का। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वो क्या है, प्रोटीन पार्ट है। अब प्रोटीन पार्ट है तो वो एमाइनो एसिड का बना होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा ग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का रहता है। ग्लोबिन जो है हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो कितना एमाइनो एसिड का बना होता है 141 एमाइनो एसिड। नेक्स्ट जो है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन और गामा एंड डेल्टा मीन्स अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो 141 यानी 141 एमाइनो एसिड का बना होता है। और जो रेस्ट एमाइनो एसिड है बीटा गामा एंड डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन वो 146 एमाइनो एसिड का बना होता है। हम बोले जो ग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। तो जो हमारा जो हेमोग्लोबिन है ना उसमें भी क्या होगा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। तो अब यहाँ जो हम 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बताए हैं वो डिफरेंट हेमोग्लोबिन में डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है, जो ह्यूमंस में हेमोग्लोबिन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है HbA मीन्स एडल्ट हेमोग्लोबिन।
जो हम लोग अपनी बात करते हैं, जो एडल्ट में हेमोग्लोबिन होता है उसमें 4 चेन प्रेजेंट होता है। कौन कौन जी? 2 अल्फा चेन प्रेजेंट होगा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होगा। किसमें? एडल्ट हेमोग्लोबिन में। जो नेक्स्ट है HbA2 मींस एडल्ट 2, ये भी एडल्ट में ही पाया जाता है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं 2 अल्फा होते हैं और 2 डेल्टा होते हैं। पहला एडल्ट में क्या था? 2 अल्फा 2 बीटा। सेकेंड एडल्ट में क्या था? 2 अल्फा और 2 डेल्टा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ भी 4 है। देखो सारे में देखोगे जितना भी अमाइनो एसिड है, जितना भी हेमोग्लोबिन है तीनों टाइप्स का, सारे में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, बस डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड चेन है। पहला जो था हेमोग्लोबिन एडल्ट जिसमें 2 अल्फा थे और 2 बीटा थे, यानी 2 अल्फा 41 अमाइनो एसिड का चेन है और 2 बीटा 146 अमाइनो एसिड का चेन है। जो नेक्स्ट है 2 अल्फा है और 2 डेल्टा है एडल्ट 2 में। और जो फीटस यानी जो फीटल हेमोग्लोबिन होते हैं, जो भ्रूण यानी जो बच्चे माँ के पेट में है, जो फीटल स्टेज में है, उनका जो हेमोग्लोबिन होता है वो होता है कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है? 2 अल्फा और 2 गामा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 2 अल्फा और 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन का। इसीलिए जो फीटल हेमोग्लोबिन होता है उसमें जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने का जो कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है। मींस फीटल हेमोग्लोबिन ज्यादा बाइंड करता है किससे? ऑक्सीजन से। ओके, यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होता है फीटल हेमोग्लोबिन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट हेमोग्लोबिन। क्लियर? नेक्स्ट है हम लोग साइज ऑफ आरबीसी की बात करते हैं कि जो आरबीसी का साइज है वो कितना होता है। तो ह्यूमन की बात करते हैं, यानी हम लोग अपनी बात करते हैं। जो हम लोग में आरबीसी का साइज है वो 7.5 म्यू है और जो फ्रॉग में आरबीसी का साइज होता है वो 35 म्यू। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि सर जो ह्यूमन का आरबीसी का साइज है वो 7.5 म्यू है और कैपिलरी का जो साइज होता है यानी जो ब्लड कैपिलरीज हैं जी, उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? 5 म्यू। थोड़ा नहीं लग रहा है कि जो आरबीसी है वो बड़ा है किससे? ब्लड कैपिलरी से। जब आरबीसी बड़ा है तो कैपिलरीज में इंटर कैसे होगा? देखिए कैसे इंटर होता है बताते हैं। हम बताए थे जो आरबीसी में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एक उसको फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, वो तो इसका एब्सेंट है, यानी एंडोस्केलेटन जो है सो एब्सेंट है। तो आरबीसी का जो शेप मेंटेन होता है वो 3 चीज के चलते होता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों के चलते मेंटेन होता है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं स्ट्रोमैटिन, STROMATIN, स्ट्रोमैटिन। स्ट्रोमैटिन क्या करता है? आरबीसी को एक स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन क्या करता है? प्रोवाइड करता है, यानी इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। अब इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन होगा, तो क्या होता है? आरबीसी अपना शेप को चेंज करके इजिली क्या कर जाता है? पास कर जाता है किसमें? कैपिलरीज में, जिसका साइज 5 म्यू है, यानी आरबीसी के साइज से छोटा है, तो वो इजिली पास कर जाता है। ठीक है, समझ गए कैसे पास करता है? चलिए हम लोग फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग की आरबीसी की बात करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो 35 म्यू है। तो जो नीट वाले हैं हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लार्जेस्ट आरबीसी किस में पाया जाता है, स्मॉलेस्ट आरबीसी किस में पाया जाता है, लार्जेस्ट मैमेलियन आरबीसी किस में पाया जाता है, यानी मैमल्स में सबसे बड़ा आरबीसी किस में पाया जाता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लार्जेस्ट आरबीसी है वो क्लास एम्फीबिया का एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? क्लास एम्फीबिया का। इसका जो आरबीसी का जो साइज होता है वो 75 to 80 म्यू, काफी बड़ा है। अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग से 10 गुना बड़ा साइज इसका है
आरबीसी का, ठीक है। तो एम्फियोमा जो है क्लास एम्फीबिया का ऑर्गेनिज्म है जिसका आरबीसी का साइज 75 टू 80 म्यू। अगर हम लोग मैमल्स की बात करते हैं कि सर मैमल्स में सबसे बड़ा आरबीसी किस में पाया जाता है, तो एलिफेंट में पाया जाता है। और जो स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात करते हैं, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी किस में प्रेजेंट है, तो क्लास मैमेलिया, कौन सा, मस्क डियर, जिसका आरबीसी का साइज 2.5 म्यू होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात किए जो आरबीसी का जो साइज होता है वो एक नॉर्मल साइज होता है, ह्यूमंस में 7.5 होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो साइज होता है वेरी करता है। वेरी करने का मतलब किसी में बड़ा हो गया और किसी में छोटा हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है जी, एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जब हम लोग साइज चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी, ये कंडीशन कहलाता है एनाइसोसाइटोसिस। ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। एनाइसोसाइटोसिस मींस चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का साइज 7.5 म्यू से बड़ा या फिर छोटा हो जाए, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। देखो आपके पास तीन ऑप्शन है, कौन कौन से, चाहे आपका आरबीसी का साइज 7.5 हो या फिर उससे कम हो या फिर उससे ज्यादा हो। अगर 7.5 म्यू है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, आरबीसी का साइज छोटा हो सकता है। अगर आरबीसी का साइज छोटा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोसाइट्स। ये क्या एक टाइप का एनीमिया है, क्या है, माइक्रोसाइट्स, यानी इसमें जो आरबीसी का जो साइज है वो छोटा है। तो आखिर कैसे आरबीसी का साइज छोटा कैसे हो गया, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अगर हमारे बॉडी में आयरन का कमी होगा तो आरबीसी का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। और जब आरबीसी का साइज छोटा होगा तो उसमें जो हेमोग्लोबिन का अमाउंट है वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। और जब हेमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अनीमिया हो गया है, ठीक है। मींस माइक्रोसाइट्स क्या है, एक टाइप का अनीमिया है जो क्या चीज की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। और इसमें हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और इसमें जो आरबीसी का साइज है वो छोटा है। पहला कंडीशन हो गया कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आरबीसी छोटा है। तीसरा कंडीशन हमारे पास ये है कि आरबीसी बड़ा हो गया। तो अब बात आता है कि आरबीसी बड़ा कैसे हो जाएगा। देखिए जब आरबीसी का मैच्योरेशन होता है, यानी जब वो मैच्योर होता है, तो उस समय उसको विटामिन B12 का बहुत ही ज्यादा नीड होता है, वो बहुत कंपलसरी है। अगर विटामिन B12 नहीं मिलेगा तो आरबीसी हमारा मैच्योर नहीं होगा। तो जब हमारे बॉडी में विटामिन B12 का कमी होता है, विटामिन B12 का डिफिशियंसी होता है, तो हमारा आरबीसी नॉर्मल साइज नहीं रह करके नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मैक्रोसाइट्स। और ये भी एक टाइप का एनीमिया है। इसमें क्या हो, ये एनीमिया जो है किसके कमी से हो रहा है, विटामिन B12 की कमी से। लेकिन इसमें हेमोग्लोबिन का जो मात्रा होता है वो नॉर्मल होता है। तो सर जब हेमोग्लोबिन का मात्रा नॉर्मल है तो अनीमिया कैसे हुआ, बिल्कुल होगा जी। एक बात बताओ, अगर आरबीसी बड़ा है तो जितना नंबर ऑफ आरबीसी हमारे बॉडी में होना चाहिए था हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आरबीसी उतना नहीं हो पाएगा तो हेमोग्लोबिन भी कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन उस आरबीसी में हेमोग्लोबिन कम नहीं है, उस आरबीसी में हेमोग्लोबिन क्या है, नॉर्मल है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो माइक्रोसाइट्स होता है वो आयरन की डिफिशियंसी से होता है, और जो हमारा मैक्रोसाइट्स एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है, लेकिन इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं जो माइक्रोसाइट्स या जो मैक्रोसाइट्स, यानी जो ये आरबीसी हैं जो छोटे हैं और कुछ बड़े हैं और जो नॉर्मल भी हैं, ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होंगे, ये कहाँ पर जा करके ये अपने आप को नष्ट करेंगे, कहाँ पर नष्ट होते हैं, तो जो यानी जहाँ नष्ट यानी ग्रेवयार्ड, जो हमारा आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है उसको किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। मींस ये जो दोनों कंडीशन है, ये जो आरबीसी हैं, माइक्रोसाइट्स की बात करें या मैक्रोसाइट्स की बात करें, ये डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन ऑर्गन है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग बात किए साइज ऑफ आरबीसी, उसका कंडीशन अगर शेप चेंज होता है तो। अब हम लोग शेप की बात करते हैं कि जो हमारा आरबीसी का शेप कैसा होता है। आरबीसी के शेप की अगर बात करते हैं तो आरबीसी जो नॉर्मल कंडीशन में वो बाय कॉनकेव होता है, सर्कुलर होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एबनॉर्मलिटी भी हो सकता है,
शायद शेप चेंज हो जाए, और होता भी है। तो देखिए, अगर आरबीसी का शेप चेंज हो गया, साइज चेंज था तो एनाइसोसाइटोसिस, और अगर शेप चेंज हुआ यानी सर्कुलर ना हो करके बाइकॉनकेव ना हो करके कोई दूसरा शेप को गेन कर लेता है, इस कंडीशन को, इस मेडिकल टर्म को बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस क्या है? चेंज इन शेप। कैसा शेप जी? सर्कुलर और बाइकॉनकेव छोड़ के कोई और शेप को गेन कर ले, मेंटेन करे, उसको हम लोग बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। ये दो तरह का होता है, दो कंडीशन में। बहुत तरह का ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग को दो पढ़ना है, ठीक है। पहला जो है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है? आरबीसी का जो शेप होता है वो इरेगुलर हो जाता है, यानी नॉर्मल शेप में नहीं होता, इरेगुलर हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? जेनेटिक डिजीज है। इसमें जो हमारा आरबीसी है वो नॉर्मल यानी बाइकॉनकेव और सर्कुलर ना होकर के सिकल सेल। सिकल का मतलब जानते हो? जो घर में जिसमें मम्मी लोग सब्जी काटती हैं पैर से दबाकर, उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ नॉर्मल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन वो जो शेप है वो सिकल शेप है। और जो हमारा आरबीसी होता है वो उसी टाइप का होता है, उसी टाइप का हो जाता है। किसमें? सिकल सेल एनीमिया में। अब देखो, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, यहाँ लास्ट में लगा हुआ एनीमिया, यानी क्या चीज होगा? ब्लड का कमी होगा, या फिर हेमोग्लोबिन का कमी होगा, आरबीसी का कमी होगा, जो भी। तो इसमें क्या चीज का कमी हो जाता है? हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। कैसे? हमारा जो आरबीसी का जो शेप था वो क्या था? बाइकॉनकेव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड। ये क्यों था जी? क्योंकि इसमें मोर अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, लेकिन वो शेप को तो मेंटेन कर ही नहीं रहा है, और जब मेंटेन नहीं कर रहा तो क्या इसमें नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा? बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग को अनीमिया हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या चेंजिंग मिलेगा, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में उसका शेप क्या रहेगा। देखिए, अगर हम लोग आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होता है? सिंक हो जाता है। क्या होता है? सिंक हो जाता है। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्रस्ट यानी फट जाता है आरबीसी। हाइपरटोनिक में सिंक हुआ, हाइपोटोनिक में ब्रस्ट हुआ, आइसोटोनिक में उसका जो शेप होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड में आरबीसी का जो शेप है, जो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इसलिए ब्लड को बोल रहे हैं, उसमें जो शेप उसका आरबीसी का जो मेंटेन है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है, वो जो सॉल्यूशन है वो क्या? आइसोटोनिक है, ठीक है। हम लोग लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ स्पैन होता क्या है। देखिए, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका क्या होता है? जब बर्थ लेता है उसके बाद उसका डेथ होता है। वो सत्य है, परम सत्य है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, ठीक है। तो देखिए, वो जो नेचुरल डेथ होता है, यानी टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। अब यहाँ नेचुरल डेथ को क्यों मेंटेन किए हैं? क्या डेथ आर्टिफिशियल भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? देखिए, सपोज दैट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जन्म लिया, हम लोग इसको क्या किए? मार दिए, ये तो डेथ कर गया, तो ये इसका लाइफ स्पैन नहीं है। लाइफ स्पैन क्या था कि ये ऑर्गेनिज्म जन्म लिया, ये सारे स्टेज को मेंटेन किया, फॉलो किया, और फिर ये ओल्ड होने के बाद ये डेथ किया, यानी नेचर के द्वारा, खुद इसको कोई मारा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो कहलाता है लाइफ स्पैन। उसी टाइप से हम लोग आरबीसी का भी लाइफ स्पैन होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन क्या है, तो एवरेज लगभग 75 to 80 ये माना जाता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, ये हम लोग को 12th में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे उसको छोड़कर बात करते हैं आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करते हैं। तो आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो देखिए, ह्यूमन में जो आरबीसी यानी ह्यूमन यानी एडल्ट की बात कर रहे हैं, उसका जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, यानी वो कब तक जीता है, कितने दिन तक जीता है, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है ह्यूमन में वो है 120 डेज, यानी 120 दिन तक क्या रहता है? जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, यानी खत्म हो जाता है। कहाँ पर जाके खत्म होता है? स्प्लीन में, ठीक है। ह्यूमन की बात की, एडल्ट की। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी न्यू बॉर्न जो बेबी है, जो नवजात शिशु है, जो तुरंत जन्म लिया है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, वो क्या होता है? 100 डेज, यानी कम होता है एडल्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। लेकिन इसका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो हेमोग्लोबिन का होता है वो ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में? एडल्ट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग का जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, फ्रॉग के आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 80 डेज होता है, और डॉग के आरबीसी का लाइफ स्पैन
124 डेज होता है। देखो जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का ना 120 टू 127 डेज इन मैमल्स। मैमल्स में जो आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 दिन से 127 दिन, इससे ज़्यादा कोई भी मैमेलियन आरबीसी का लाइफ स्पैन नहीं होता है। मैक्सिमम है 127 डेज। चलिए नेक्स्ट है आरबीसी काउंट की बात करते हैं। तो आरबीसी का जो काउंट करते हैं ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी का आरबीसी को हम लोग काउंट करेंगे, एक पर एमएम क्यूबिक, ठीक है, पर क्यूबिक एमएम, सॉरी नॉट पर एमएम क्यूबिक, पर क्यूबिक एमएम में हम लोग जितना आरबीसी होगा उसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि ये पर्सन नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर उससे कम होगा तो मे भी उसको अनीमिया हो सकता है, ज़्यादा होगा तो आगे बात करेंगे उस कंडीशन को क्या करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारा आरबीसी काउंट होता है पर क्यूबिक एमएम में, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मेल में कितना होता है 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, मेल में, एडल्ट की बात कर रहे हैं यानी नॉर्मल एवरेज जो एडल्ट है। फीमेल की बात करते हैं तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। और जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसमें जो आरबीसी का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, कितना होता है 6.8 पर क्यूबिक एमएम। ये जो प्लस माइनस 1 मिलियन शो किए हैं 5.5 से 1 मिलियन ज़्यादा भी हो सकता है और 1 मिलियन कम भी हो सकता है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4.5 मिलियन मेल में हो गया तो अरे यार हमको तो अनीमिया हो गया, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। 6.5 हो गया तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 1 मिलियन प्लस माइनस होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब तुम लोग से हम बोले थे कि एक आरबीसी जो होता है उसमें जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है जी वो कितना होता है बताओ, 26.5 करोड़ बताए थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जो मेल में एक MMQ में जो 1 क्यूबिक एमएम में जो आरबीसी है वो कितना है 5.5 मिलियन है, तो इसमें कितना हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 5.5 मिलियन इंटू 26.5 करोड़, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, कि कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा 1 क्यूबिक एमएम में, पर क्यूबिक एमएम में, ठीक है। चलिए देखो अब यहाँ पे बोले जो आरबीसी का जो काउंट है जी, ठीक है ना, वो क्या है इतना है 5.5 मिलियन। सपोज दैट इससे बहुत ज्यादा हो जाए, कैसे ज्यादा होगा देखो, जब हम लोग हिली एरिया में जाते हैं, हिली एरिया कहने का मतलब मसूरी चल जाओ या कोई भी हिल स्टेशन में चल जाओ, तो क्या होता है हम लोग वहाँ पे नौसिया होता है, एंजाइटी होता है, यानी घुटन सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा बॉडी है एक मैकेनिज्म शो करता है, यानी आरबीसी का काउंट बढ़ाता है, टेम्पोररी, हमेशा के लिए नहीं। क्यों आरबीसी का काउंट बढ़ा रहा है? आरबीसी का काउंट ज्यादा बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बाइंड करेगा और हमारा जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। तो टेम्पोररी क्या होता है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है कब, जब हम लोग हिली एरिया में जाते हैं, पहाड़ पे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिथीमिया। देखो एमिया जहां लग जाए समझो वो ब्लड की बात कर रहा है, यूरेमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, अनेमिया हो गया, ठीक है, जहां पे एमिया लग रहा है ब्लड की बात हो रहा है। तो जो टेम्पोररी काउंट इन आरबीसी, यानी जो इंक्रीज हो गया है आरबीसी का जो काउंट टेम्पोररी, हमेशा के लिए नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिथीमिया, ठीक है। ये कब हुआ? जब हमारा आरबीसी का काउंट ज्यादा हुआ, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हुआ तो पॉलीसिथीमिया। अब ये होता है तो ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा बॉडी चाहता है कि हम लोग का कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय नहीं हो, इसलिए वो एक ऐसा मैकेनिज्म को शो कर रहा है, ठीक है। चलिए ज्यादा हुआ तो पॉलीसिथीमिया, कम भी हो सकता है, कम होगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया, बोलते हैं ना, इसमें खून का कमी हो गया तो खून का कमी को अनीमिया बोलते हैं। लेकिन अनीमिया जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया में क्या होगा, आरबीसी का अमाउंट कम हो सकता है, हेमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो सकता है, ब्लड का अमाउंट कम हो सकता है, 3 कंडीशन होते हैं। देखो पहला जो है वो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक अनीमिया। माइक्रो का मतलब छोटा, इसमें जो आरबीसी जो है वो छोटा रह जाएगा। कितना छोटा रह जाएगा जी? 7.5 म्यू से अगर छोटा है तो इस अनीमिया को कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया।
किसके कमी से हो रहा है? आयरन की कमी से। हमारे बॉडी में अगर हम लोग प्रॉपर आयरन डाइट में नहीं लेंगे तो ये कंडीशन क्या होता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया। तो हाइपोक्रोनिक जो शो कर रहा है ना, ये मत सोचना आयरन की कमी। हाइपोक्रोनिक किसको शो कर रहा है? इसमें जो हेमोग्लोबिन का जो मात्रा है वो कम है। हाइपोक्रोनिक, हाइपो का मतलब कम होता है, ठीक है। मींस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया में क्या होता है? ये किसके चलते होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, और इसमें जो हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, ठीक है। इसका साइज छोटा है, किसका? आरबीसी का। नेक्स्ट जो है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? बड़ा साइज। किसका बड़ा साइज? आरबी साइज का। कितना बड़ा? 7.5 म्यू से बड़ा। 7.5 क्या है? एक नॉर्मल है, इतना है तो बिल्कुल सही है। तो मैक्रोसाइटिक में क्या हुआ? जो आरबीसी था वो 7.5 म्यू से बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, ये कैसे बड़ा रहा? देखिए, जब हमारा, पहले ही बता चुके हैं, जब हमारे बॉडी में विटामिन B12 का कमी होता है तो क्या होता है? हमारा आरबीसी नॉर्मल साइज से बड़ा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 कंपलसरी है, जरूरी है। और जब विटामिन B12 नहीं मिलेगा, आरबीसी तो बनेगा लेकिन हमारा उसका जो मैच्योरेशन है, जो मैच्योर हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब यहाँ पे आया है नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक किसको शो कर रहा है? वो भी हेमोग्लोबिन को शो कर रहा है। इसमें जो हेमोग्लोबिन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, बस आरबीसी बड़ा होने के चलते इनमें आरबीसी का अमाउंट कम जाएगा। चलिए, मैक्रोसाइटिक हो गया। नेक्स्ट है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ भी नॉर्मोक्रोमिक किसको शो कर रहा है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है। ये एनीमिया कैसे हुआ? सर ये तो समझ में आया कि इसमें आरबीसी छोटा हो गया, इसमें आरबीसी बड़ा हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ? देखो, इसमें आरबीसी भी नॉर्मल था, आरबीसी भी छोटा था, प्रॉपर डाइट भी ले रहे थे, कुछ चीज का डिफिशियंसी नहीं था। लेकिन क्या हुआ? कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कहीं कभी सपोजेटली हाथ कट गया। हाथ कटने के बाद क्या होगा? जो ब्लड का लॉस है बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारे बॉडी में ब्लड लगभग जितना भी है, अगर हाथ कटने या फिर कोई भी ऑर्गन को कटने से क्या चीज कहा जाता है? जो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें आरबीसी भी तो लॉस हो रहा है ना। जो आरबीसी लॉस हो रहा है तो क्या बहुत, जब एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है उसमें जो अनेमिया डेवलप होता है, जो ब्लड में खून का, बॉडी में जो खून का कमी होता है, उस अनेमिया को बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक या फिर नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक कहने का मतलब यहाँ हेमोग्लोबिन का मात्रा सही था, लेकिन वो एक चांस फैक्टर था जिसमें क्या हुआ? कोई ऑर्गन या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स कट गया जिससे एक्सेस ब्लड लॉस हुआ और इसमें आरबीसी का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। इसमें कुछ चीज का कमी नहीं था, इसमें आयरन का कमी था, इसमें विटामिन B12 का कमी था, इसमें क्या था? आरबीसी का कमी हुआ। आरबीसी कैसे कम हो गया? जब बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस हुआ तो, ठीक है। हम लोग देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी जो है कहीं ना कहीं तो बनता होगा, बिल्कुल। देखिए, वैसा वो ऑर्गन जो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, और जो प्रोसेस है यानी आरबीसी का फॉर्मेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोयोसिस। इरिथ्रोपोएसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। और इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन क्या है? जहां पर इरिथ्रोपोयोसिस होता है। मींस ये जो इरिथ्रोपोयोसिस जहां पे डन हो रहा है जिस ऑर्गन में, उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। तो अगर हम लोग अपने बॉडी की बात करते हैं कि हम लोग के बॉडी में इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन जो है वो कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, जो पहला, सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में वो होता है यॉर्क सैक में, ठीक है। जो नेक्स्ट है, अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब रहते हैं, देखो अभी जो है हम लोग का जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है रेड बोन मैरो में। लेकिन जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उस समय हम लोग का बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि बोन जो होता है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। लेकिन उस समय भी आरबीसी का नीड होता है। तो उस समय जो इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन का जो काम करता है वो होता है लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड। तो अब यहाँ बात आता है कि सर आप इतने सारे ऑर्गन को लिखे हैं तो क्या सारा ऑर्गन करता है क्या? देखिए, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लीवर आ जाएगा या फिर स्प्लीन आ जाएगा फिर थाइमस ग्लैंड आ जाएगा। जब
प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, सबसे पहले प्लेसेंटा तो रहेगा, तो प्लेसेंटा क्या करता है, सबसे पहले इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन का काम करता है, मींस आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जब लीवर का फॉर्मेशन होगा तो लीवर इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन का रोल करेगा, फिर स्प्लीन करेगा, थाइमस करेगा, मींस सारे लोग इरिथ्रोपोएटिक, ये जो सारे ऑर्गन हैं इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन का काम करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। हम लोग एडल्ट स्टेज की बात करते हैं तो रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो में क्या होता है हमारा सॉरी, रेड बोन मैरो में क्या होता है हमारा जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करेंगे कि रेड बोन मैरो का कौन सा पार्ट है जो स्पॉन्जी बोन होता है, उसका कौन से पार्ट में हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। देखिए कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, जो डेली जितने भी हमारे बॉडी में आरबीसी है उसका जो 1% आरबीसी जो होता है वो क्या होता है, डेली डिस्ट्रॉय होता है और उतना ऐड हो जाता है, यानी उसका नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है वो पूरी तरह पूरा हो जाता है। तो वो क्या कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी जो टोटल आरबीसी है हमारे बॉडी में उसका जो 1% पार्ट है डेली डिस्ट्रॉय होता है और उतना ही आरबीसी हमारे ब्लड में ऐड होता है। कैसे ऐड होता है आगे बताएंगे हम कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो कैसे है। तो ठीक है, यानी हम लोग के जो बॉडी में आरबीसी वो नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका डेथ हो रहा है, वो सिर्फ मर रहा है, उसमें नया फॉर्मेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ जो आरबीसी है वो कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। इसीलिए हम लोग स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्र, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में क्या किया जाता है, मरे हुए लोग को दफनाया जाता है। उसी टाइप से यहाँ जो स्प्लीन है इसमें मरा हुआ आरबीसी आएगा, यहाँ पे आरबीसी आके मरेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी करते हैं। जो नेक्स्ट है जो स्प्लीन है वो एक्सेस जो ब्लड कॉर्पसल्स है, जो एक्स्ट्रा ब्लड कॉर्पसल्स हैं, एक्सेस ज्यादा अमाउंट में जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं उसको क्या करता है, स्प्लीन स्टोर करके रखता है। और वो किस लिए स्टोर कर रखता है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए। सपोज दैट एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ब्लड का लॉस होने लगा, तो बॉडी चाहता है कि इस कंडीशन में अनेमिया ना हो, यानी जितना ब्लड का प्रॉपर जितना हो सके स्प्लीन प्रोवाइड करता है ब्लड कॉर्पसल्स। लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा तो आपको ऊपर से ब्लड का जरूरत पड़ेगा। यानी जो स्प्लीन होता है वो एक्सेस ब्लड कॉर्पसल्स को स्टोर करता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। देखो ये दोनों VVI हैं, ठीक है ना, कौन कौन, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, स्प्लीन को, और ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। दोनों स्प्लीन को ही बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, दोनों का आंसर क्या है, स्प्लीन जाएगा। लास्ट देखना जो फ्रॉग है, फ्रॉग में जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, इरिथ्रोपोएसिस होता है, उसके लिए जो ऑर्गन है वो है किडनी। मींस फ्रॉग में जो इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन है वो किडनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि जो आरबीसी है रेड बोन मैरो से कैसे फॉर्मेशन उसका हो रहा है, क्या क्या उसमें जरूरी है, किस किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो डिवाइड करता है, ठीक है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। देखिए हम लोग अभी पढ़ें कि जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन में। अगर एडल्ट स्टेज की बात करते हैं तो वो जो होता है रेड बोन मैरो में। तो बात आती है कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये जो होता है स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होता है, एक स्पेस होता है वहां पे होता है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन किसको कहते हैं, जब हम बोन चैप्टर का वीडियो बनाएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्जी बोन किसको कहते हैं। देखिए जो रेड बोन मैरो है उसमें जो स्पॉन्जी बोन है वहां पर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलोजीनियस टिश्यू या फिर मिलॉइड टिश्यू। यही टिश्यू जो है आगे जाकर के इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। ये जो माइलोजीनियस टिश्यू है या फिर जो मिलॉइड टिश्यू है ये चेंज होता है मिलोब्लास्ट सेल में, जो क्या है, स्टेम सेल है। स्टेम सेल किसका है जी, इरिथ्रोसाइट्स का है। ठीक है, कौन सा, माइलोब्लास्ट सेल या फिर टिश्यू बोल सकते हो, स्टेम सेल है। ये क्या होता है, ये मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन इसमें होता है और इसका जो नेम होता है चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल।
इरिथ्रो यानी समझ जाओ आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा। प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल, ये प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल है, ये मॉडिफाई करके क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, इरिथ्रोब्लास्ट सेल का। देखो अभी जो इरिथ्रोब्लास्ट सेल है ना, लगभग आधा प्रोसेस हो चुका है आरबीसी का फॉर्मेशन का। ये जो इरिथ्रोब्लास्ट है पूरी तरह से भी आरबीसी नहीं बना है, लेकिन उसके आधा काम हो चुका है। इरिथ्रोब्लास्ट जो सेल है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो याद करो हम बोले थे कि जब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उस समय न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योरेशन स्टेज में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इरिथ्रोब्लास्ट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हम ये भी बोले थे जो आरबीसी होता है उसमें जो मेजर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एब्सेंट होते हैं। वो सब सारे सेल ऑर्गेनेल इरिथ्रोब्लास्ट सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रोमैटिन। स्ट्रोमैटिन क्या था, हम बताए थे जो आरबीसी के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था, तो उसको जो इंडोसाइटोस्केलेटन यानी जो उसको जो फ्रेम प्रोवाइड कर रहा था वो कौन कर रहा था, स्ट्रोमैटिन। इरिथ्रोब्लास्ट सेल में स्ट्रोमैटिन भी एब्सेंट होता है, और जो हेमोग्लोबिन होता है हेमोग्लोबिन नहीं रहता है। अभी तक हेमोग्लोबिन नहीं है किसमें, इरिथ्रोब्लास्ट सेल में। अब इसके साइज की बात करते हैं कि इसका साइज क्या होता है। इसका जो साइज होता है, जो नॉर्मल आरबीसी होता है 7.5 म्यू से दुगना यानी डबल किसका, इरिथ्रोब्लास्ट सेल का। इरिथ्रोब्लास्ट सेल में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, और वो चेंज होता है रेटिक्यूलोसाइट्स सेल में। रेटिक्यूलोसाइट सेल क्या है, वो एक इमेच्योर आरबीसी है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अगर मैच्योर हो जाएगा तो इरिथ्रोसाइट्स बन जाएगा। ये क्या है, इमेच्योर आरबीसी है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। जो सेल ऑर्गेनेल है वो भी क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। अब इसको फ्रेम का जरूरत है, यानी अब इसको साइटोस्केलेटन का जरूरत है, इसको स्केलेटन चाहिए। तो सोमैटोस्ट्रेटिन जो है वो क्या होता है, विजुअल हो जाता है। विजुअल कहने का मतलब इसमें आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, जिससे इसको एक प्रॉपर फ्रेम मिलता है। जो हेमोग्लोबिन है वो डिपोजिटेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसमें डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है और हेमोग्लोबिन यहाँ पर आ जाता है। इसका जो साइज है वो है डबल देम आरबीसी, यानी अभी तक इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है साइज में। क्यों नहीं चेंजिंग हुआ है, क्योंकि आरबीसी का मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, जो अभी इसको नहीं मिला है। अगर यहाँ पे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा तो हेमोग्लोबिन तो नॉर्मल रहेगा जी, लेकिन उसका जो साइज है वो बड़ा है। तो ये किस टाइप का एनीमिया, मैक्रोसाइटिक, बताओ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाएगा। तो रेटिक्यूलोसाइट्स बता दिए, न्यूक्लियस एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, स्ट्रोमैटिन आ जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, हेमोग्लोबिन डिपोजिटेड हो जाएगा, और साइज जो है डबल देन आरबीसी। अब क्या होता है इसमें मैच्योरेशन, किसमें, इरिथ्रोसाइट्स में। इरिथ्रोब्लास्ट था, किसमें चेंज किया, रेटिक्यूलोसाइट्स में। रेटिक्यूलोसाइट्स क्या है, इमेच्योर आरबीसी है, मींस आरबीसी ही है लेकिन वो इमेच्योर फॉर्म में, अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ। इसके मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का नीड है। तो इसको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिला, कहाँ से मिला, हम लोग लिए, ठीक है। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिला। जब इसको फॉलिक एसिड मिला तो सारा चीज तो था ही आरबीसी का कैरेक्टर, बस सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था। कौन सा कैरेक्टर नहीं था, कि उसका साइज डबल था। तो उसका साइज नॉर्मल होने के लिए इसको फॉलिक एसिड भी मिल गया और विटामिन B12 मिल गया। तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मोसाइट्स। नॉर्मोसाइट्स मतलब ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल किस मैनर में हुआ, साइज के मैनर में। इसका जो साइज बड़ा था वो नॉर्मल साइज में हो गया। कितना साइज हुआ जी, 7.5 म्यू। यानी ये जो नॉर्मोसाइट्स है, अभी तक देखो, अभी तक ये जो फॉर्मेशन हुआ है रेड बोन मैरो से नॉर्मोसाइट्स तक, अभी तक ये बोन मैरो में ही है, ठीक है। अभी हम इसको इरिथ्रोसाइट्स नहीं बोलेंगे, अभी तक ये बोन मैरो में। इरिथ्रोसाइट्स कब बोलेंगे, जब ये नॉर्मोसाइट्स ब्लड में इंटर होगा। तो ये नॉर्मोसाइट्स क्या होता है, ब्लड में इंटर होता है, और ये काची का, इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी, जो हम लोग अभी पढ़े, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे याद क्या रखना है, देखिए ये आप लोग को पता ही होगा क्योंकि पहले बता दी हैं, ठीक है। जो स्टेम सेल है उसको याद रख लीजिएगा कि ब्लड के लिए स्टेम सेल कौन है, माइलोब्लास्ट सेल। मैच्योरेशन के लिए कौन कौन सा सेल का, कौन कौन से विटामिन का जरूरत होता है, फॉलिक एसिड का जरूरत होता है, ठीक है। चलिए, इतना हम लोग आरबीसी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये आरबीसी हो गया।
तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड जो भी फीडबैक हो, आप लोग को समझ में आया, जो भी क्या सुधार करना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो आप फीडबैक देंगे उससे कहीं ना कहीं सुधार करने में मुझे भी मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।